नीतीश कुमार हर मंच से ज्यादातर जगहों पर ये बात कहने से बचते नहीं हैं कि वो बार बार इस बात को जिक्र के तौर पर सामने लाते हैं कि लालू प्रसाद के जाना उनके लिए एक बड़ी भूल थी। स्वाभाविक मित्र बीजेपी उनकी हमेशा से रही है। 2005 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव लड़े। ये वो साल था जब एनडीए के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और 2005 में लालू के जंगल राज के खिलाफ चुनाव लड़ा गया। गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश जब महागठबंधन के साथ गए तब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। बीच में ही वो वापस लौट जाते हैं, एनडीए के साथ आ जाते हैं। अब नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के जिक्र भी करते हैं और समय से ही आरजेडी पर उनका ये जो हमलावर वाला तेवर है वो नजर आता है। नीतीश कुमार बार बार अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंच से इस बात को दोहराते हुए नजर आए कि अब वो एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। कई बार ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें एनडीए छोड़ने का मलाल तक है। अपने भाषणों में वो बार बार 2005 से पहले का जिक्र करते हैं। नीतीश अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हैं। मतलब ये साफ है कि 2025 का चुनाव लालू का जंगल राज वर्सेस नीतीश कुमार का सुशासन के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और इसीलिए हर जगह, हर मंच से नीतीश कुमार इस बात को दोहरा रहे हैं। नीतीश कुमार के बार बार दिए जाने वाले इस बयान पर विपक्ष ने हमला जरूर किया, जबकि एनडीए नेताओं ने मजबूती से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने की बात कही। कोई जाना नहीं चाहता। पहले की घटनाओं को विस्मृत कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया कि वे अब इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। दरअसल केंद्र और बिहार की डबल इंजन की सरकार से बिहार का जितना अभूतपूर्व विकास हुआ वैसे पहले कभी नहीं। रही बात विपक्ष की, तो उनके घटक दलों में जलन और बेचैनी स्वाभाविक है। एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव भी सीएम नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ेगा और सरकार एनडीए की ही बनेगी। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। शायद यही वजह है कि बार बार इस बात का जस्टिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी के सामने सुशासन बाबू दे रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से वो इतने खौफजदा हैं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट देने को मजबूर हैं। नीतीश कुमार जी ने नेचुरल गठबंधन के साथ जो अपनी राजनीति की शुरुआत की है, उसी के बारे में आगे भी गठबंधन जारी रखने की बात कहते हैं और इसी में राज्य की जनता भी सहज रहती है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बार बार ये सफाई देना पड़ रहा है, हर मंचों से ये सफाई दे रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं करेंगे। तो बिहार की जनता को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। अब चाहे जितना ये सफाई दे दें, अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की विदाई तय है। तो जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। जहानाबाद में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के लिए कुछ नहीं किया। आज भी इस इलाके के लोग पीपा पुल से ही आना जाना करते हैं। राघोपुर जहां से कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आज वर्षों से बनते आ रहे हैं, आज भी वहां पर 6 महीने लोग नाव से और पीपा पुल से ही चल रहे हैं। और ये लोगों का दुर्भाग्य है, बिहार के का दुर्भाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में लोग जहां अपने बच्चे, अपने परिवार का कष्ट भूलकर फिर चुनाव होगा तो उसी जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। भाई, आपके घर में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए राघोपुर में, तो कोई जाति, कोई नेता बचाने नहीं आएगा, उसको पीपा पुल पर ही आना पड़ेगा, उसको नाव से ही आना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर के तेजस्वी यादव पर दिए हुए बयान के बाद एनडीए नेताओं ने इस पर जमकर चुटकी ली, जबकि विपक्ष के नेता सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई, जिस राघोपुर से बार बार राजनीति में आकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वो राघोपुर में क्या बदला, ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए तेजस्वी यादव से, ये सवाल पूछा जाना चाहिए आरजेडी से, और ये सवाल उन तमाम नेताओं से पूछा जाना चाहिए जो चुनाव के दौरान लंबे चौड़े वादे करते हैं और फिर जनता को भूल जाते हैं। तेजस्वी जब भी किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो क्षेत्र विकास के आंकड़ों में सबसे पिछड़ा क्षेत्र रहेगा।
चूंकि वो लालू के लाल हैं। आप भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू नेताओं से पूछिए कि 20 सालों में बिहार का किस तरह से विकास हुआ है। बिहार में जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट आया उसमें स्पष्ट रूप से सामने आया है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी राज है। प्रशांत किशोर जी का यह ताजा बयान उनकी राजनीतिक छटपटाहट और राजनीतिक विद्वेष की भावना से निकल के आया है। अब प्रशांत किशोर जी को यह समझ में आने लगा है कि बिहार में राजनीतिक स्वामी भक्ति उन्हें करनी पड़ेगी। जिस दल ने उन्हें बिहार में भेजा है उस दल के लिए स्वामी भक्ति दिखाने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र सचमुच खास है। दो मुख्यमंत्री लालू जी और राबड़ी जी इसका नेतृत्व कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र की अद्यतन स्थिति क्या है, ये सबको मालूम है। वो तो नीतीश कुमार जी की देन है कि अब वहां पुल होगा, आवागमन की सुविधाएं होंगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी को अपने विधानसभा क्षेत्र तक से मतलब नहीं रहता है। कितनी दफे जाते हैं सबको मालूम है। विशेष निगरानी इकाई ने निलंबित आईएएस संजीव हंस और ऋषु श्री के साथ दूसरे लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। अब इस मामले पर सियासत भी देखिए शुरू हो चुकी है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा, भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया। शक्ति सिंह के आरोपों पर जेडीयू के नीरज कुमार ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचारी को न तो बचाती है और न ही फंसाती है। अगर आरजेडी के पास कोई सबूत हो तो वो ईडी और एसवीयू को जरूर दे। कि जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिन मामलों में देश की एजेंसी ईडी ने जांच पड़ताल शुरू की तो पकड़ा भी गया। अरे तारनी दास तक को पकड़ा पैसा ना भाई, उसका नाम तक जिक्र किया गया है, इसमें कहीं है जिक्र बताइए। और अन्य लोगों का बात की गई है। लोक सेवक अन्य होते हैं क्या? ये किसको बेवकूफ बना रही है बिहार की सरकार? भ्रष्टाचार के मामले में संरक्षण की जो भूमिका अदा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी अचेतता के बावजूद भी, भ्रष्टाचारी को हम बचाते हैं और राष्ट्रीय जनता दल जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भ्रष्टाचार के मामले में सजायाफ्ता हों, वो प्रवचन दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल को चिंता अगर ज्यादा इस बात का है तो कोई रोक रहा है? बेल के लिए आवेदन दीजिएगा कोर्ट में। अब विशेष निगरानी इकाई को अगर साक्ष्य तो नहीं दीजिएगा, ईडी को प्रपत्र नहीं लिखिएगा। इसलिए राजनैतिक बयान देने से महत्वपूर्ण यह है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर जो ही जानकारी मिली, निर्मोही तरीके से राज्य सरकार के विशेष निगरानी इकाई ने मुकदमा दर्ज कर दिया। शक्ति यादव के आरोप को बीजेपी ने खारिज किया, जबकि कांग्रेस ने जांच एजेंसियों की तरफ से की गई एफआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। लगाया गया यह आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित है। बिहार में उनकी अपनी भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की विरासत से ध्यान भटकाने का यह एक हताश प्रयास है। एनडीए हमेशा पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जानी जाती है। जैसा कि हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी हमेशा इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा। ईडी ने कई लोगों के नाम, जिन अधिकारियों के पास से पैसे पकड़ाए हैं, उनका नाम लेकर उस रिपोर्ट में लिखा है। लेकिन एफआईआर में उन लोगों का नाम क्यों गायब है, अन्य अधिकारी क्यों कर दिया गया है, जबकि डिटेल में ईडी ने उनका नामों का दर्ज उसमें वर्णन किया है कि किस अधिकारी के पास से कितने पैसे कब मिले हैं छापा के दौरान। तो आखिर उनको कौन बचा रहा है? क्या इसकी तार ऊपर तक जाती है? सफेद पोश भी इसमें इन्वॉल्व है। ये ऑर्गेनाइज लूट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान से पूरे बिहार के साथ साथ सीमांचल की राजनीति में एक नई बहस सी छिड़ चुकी है। ओवैसी का टारगेट वोट बैंक मुसलमान और सीमांचल है। किशनगंज की जनता की क्या है राय, आप भी सुनिए। अभी हम मौजूद हैं किशनगंज के चूड़ीपट्टी खनखा में, जहां पे अभी हाल में जो ओवैसी की सभा हुई उसमें ओवैसी जी का दावा था कि यहां पे 4 गए हैं, 24 आएंगे। वो तो उम्मीद नहीं लग रहा कि नहीं लगी, नहीं लग रहा उनका कोई, उनको वोट नहीं लग रहा है। अच्छा आप बताइए कि कैसा क्या लगता है उनको, यहाँ कैसा रहेगा वोट? हम लोग को तो ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं होने वाला है।
मैंने उनका दावा क्या खोखला चला जाएगा? एकदम बिल्कुल 18% की कम है। 243 की विधानसभा होती है, आबादी के हिसाब से 43 एमएलए होने चाहिए। महागठबंधन ने कितने को टिकट दिया और कितने एमएलए जीत के गए हैं आपको पता है। 2020 का आंकड़ा है कि 19 एमएलए मुसलमान हैं, सिर्फ आबादी के हिसाब से 43 होने चाहिए थे। और एमआईएम जो भी काम कर रही है आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की, मुसलमान लगभग अगर 40 सीट अगर जीते तब आबादी के हिसाब से मैंने लगता है कि उनको मतलब वो लाभ मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, जरूर मिलना चाहिए इंशाल्लाह। तो मिश्रित प्रतिक्रिया है इनका कहना। कुछ लोगों का है मानना कि नहीं यहाँ पर सीट मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि मतलब उनको जो मुसलमानों को न्याय नहीं मिला है वो न्याय मिलने की गुंजाइश जमती है। आशीष सिन्हा, न्यूज 18 किशनगंज। तो सीमांचल का वो इलाका है जहां पूरा जोर जो है वो ओवैसी की तरफ से लगाया जा रहा है। ओवैसी के दावे पर कटिहार की जनता क्या सोचती है, जरा सुनिए। में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 4 गया है, अब 24 आएंगे। अब बिहार की राजनीति में ये कितना मायने रखता है ये बयान, और ये सीमांचल के क्या मायने रखते हैं इस बयान का, तो समझते हैं कटिहार से लोगों क्या मायने समझते हैं ओवैसी की? वो कांट की हांडी दोबारा चढ़ने वाली नहीं है, जो हो गया। अब उनको लोग कोई अल्पसंख्यक बिरादरी से कोई वोट देने को तैयार नहीं है। इस बार उनको एक भी सीट नहीं मिलेगा। क्या नाम है? अजीत कुमार सिंह। क्या समझते हैं इस बयान को, क्या मायने, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरे बिहार की धरती किशनगंज को छोड़ करके कुछ सीट वो ले सकते हैं, ओबीसी कुछ सीट ले सकते हैं, लेकिन पूरे बिहार के आवाम के बारे पूरे सीमांचल की धरती को बता रहे हैं ओबीसी नहीं आएंगे। अति पिछड़ा के लोग आ सकते हैं, ओबीसी के अति पिछड़ा के लोग जितने भी हैं वो आ सकते हैं, लेकिन ओबीसी खासकर पूरे बिहार में नहीं के बराबर आएंगे। किशनगंज, मेरा नाम चांदू मुर्मू है, ऑल इंडिया संथाली एजुकेशन काउंसिल ऑफ डायरेक्टर चांदू मुर्मू। क्या समझते हैं असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान है इसको किस तरह से देख रहे हैं सीमांचल दृष्टिकोण, बिहार के दृष्टिकोण? उसके बयान की अपेक्षा जो है बिहार में कहीं उसका कहीं कोई जनाधार नहीं है। पिछले बार तो 4 सीट लाए थे, इस बार 24 का दावा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो है जो उसका बयान अपना बयान तक ही रह जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है वैसा। तो मुस्लिम वोट कुछ उनके साथ जाएंगे इस तरह से लग रहा है? कुछ गिना चुना जा सकता है, लेकिन नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? बबलू मरांडी। तो देखिए, ये जो कटिहार से जो राजकुमारी है इसमें लोग कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान है वो बयान तक सीमित रह जाएंगे। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां हॉस्पिटल स्टाफ हत्याकांड में एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। फोर्ड हॉस्पिटल के कर्मी की हत्या हुई थी शुक्रवार की ये घटना, जब अमित की हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ इस वक्त जारी है। फोर्ड हॉस्पिटल के कर्मी की हत्या के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी, शुक्रवार को हत्या को अंजाम दिया गया। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी, इनकी गिरफ्तारी में क्या अभी और लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है? बिल्कुल, देखिए 3 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, अभी छापेमारी चल रही है और संभवतः कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी से थोड़ी देर के बाद तकरीबन 1:30 से पौने 2 बजे के बीच पटना पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। और जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है, प्रेम प्रसंग में हत्या की गई है, और ये प्रेम प्रसंग किसका था, किसके साथ था, इन सारी चीजों का खुलासा पटना के एसएसपी अवकाश कुमार खुद करेंगे। देखना होगा, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको उस दिन वो हॉस्पिटल नहीं आने वाले थे, लेकिन फोन करके उनको पार्टी का प्रलोभन दिया गया था कि आज पार्टी है और आप आइए, चिकन पार्टी होगी। और इसी इंफॉर्मेशन पे वो अपने घर से निकले थे, तभी NH30 पे दशरथा के पास हॉस्पिटल, जो फोर्ड हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पर उनकी गोलियों से हत्या कर दी गई थी और गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 5 गोलियां जो है चलाई गई थी, जिसमें 3 गोलियां उनको लगी थी। तो बहरहाल अभी से थोड़ी देर के बाद खुलासा होगा और इस पूरे मामले का इंतजार करना होगा कि पुलिस अगर जानकारी सामने लाती है तो क्या वजह बताती है, और क्या लोगों की गिरफ्तारी में कुछ और लोग अभी बाकी हैं जो अभी छिपे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। रविवार को डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्र और छात्राओं ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच
एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी की परीक्षा दी। देश भर में लीक प्रूफ परीक्षा का दावा किया गया। ओडिशा में विशेष अपराध इकाई ने सॉल्वर गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 4 लोगों में एक बिहार और एक झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। इन लोगों के पास से 90 लाख रुपए के 6 चेक मिले हैं, जिसमें नीट परीक्षा में नकल कराने और अच्छी रैंक दिलाने के नाम पर छात्रों से इन लोगों ने पैसे लिए। जो अभी खबर मिल रही है उसके मुताबिक एक छात्र से इन लोगों ने 20 से 30 लाख रुपए की डील की थी। ओडिशा के रुद्र नारायण बेहरा और सुनील सामंतरे, जबकि बिहार से अरविंद कुमार और झारखंड से प्रियदर्शी कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 लग्जरी कार, एक खाली चेक और कुल 90 लाख रुपए के 6 चेक बरामद किए गए। विशेष अपराध इकाई जांच कर रही है कि इनके पास और इनके साथ कौन कौन लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे हैं। समय पर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचने की वजह से हाजीपुर में 4 परीक्षार्थियों की इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा छूट गई। 3 लड़के और एक लड़की देर से परीक्षा केंद्र पहुंचे। तब तक गेट बंद हो चुका था। परीक्षार्थियों ने सुरक्षा गार्ड से काफी विनती की, लेकिन गेट नहीं खुला। इसके बाद ये परीक्षार्थी दीवार फांदकर केंद्र में पहुंचे, लेकिन अंदर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। समय पर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचने की वजह से इनकी न सिर्फ परीक्षा छूटी बल्कि 1 साल भी बर्बाद हो गया। जाम में ट्रैफिक में लेट हो गया, इसी कारण अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, कौन सी का परीक्षा? इंटर कंपार्टमेंटल का, इंग्लिश का है। इंग्लिश का? तो अंदर नहीं जाने दिया है? नहीं जाने दिया गया है। तो कैसे गया बच्चा? गेट सर छरप के।